सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। और दोस्तों, आज हम लोग इनकम टैक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आप तो बेसिक वाला चैप्टर करवा रहे थे और आपने तो लास्ट क्लास में बोला था कि मैं एग्रीकल्चर इनकम के बारे में पढ़ाऊंगा और उसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। दोस्तों, बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एग्रीकल्चर इनकम को या बेसिक चैप्टर में जो बचा हुआ पोर्शन है उसको ज़्यादा बेटर है कि हम जो 5 हेड्स ऑफ इनकम हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, उसके बाद अगर हम बेसिक वाले चैप्टर को करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, मैं पहले आप लोगों को रेजिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर करवाऊंगा और उसके बाद हम लोग 5 हेड्स को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद दोस्तों, जो भी हमारा बेसिक वाला चैप्टर है, उस बेसिक वाले चैप्टर में जो भी बचा हुआ पार्ट है, जो भी हमारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उन सबको हम यहां पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारे सामने स्टार्ट होने वाला है, दैट इज कॉल्ड रेजिडेंशियल स्टेटस। तो ये चैप्टर आज मैं आप सभी लोगों को करवाने वाला हूं। हर चैप्टर के नोट्स आपको हमने ऐप पर डाल दिए हैं। इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां पर भी मैं इन नोट्स को अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इनको डाउनलोड करके इनका प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस नाम का चैप्टर। तो सबसे पहले दिमाग में ये क्वेश्चन निकल कर आता है कि सर रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब सीधा सीधा इनकम टैक्स से है ना। आप कौन से देश के सिटीजन हो, आप कौन से देश के नागरिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज रेजिडेंशियल स्टेटस का जो रिलेशन है वो सीधा सीधा इनकम टैक्स से होता है। माय डियर फ्रेंड्स, कौन सी इनकम पर टैक्स लगना चाहिए और कौन सी इनकम पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, इट डिपेंड्स अपॉन रेजिडेंशियल स्टेटस। तो दोस्तों, 5 हेड्स को स्टार्ट करने से पहले हमें जितने भी पर्सन होते हैं, पर्सन का डेफिनेशन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो इनकम टैक्स में जितने भी लोगों को पर्सन माना गया है, उन सब का हमें क्या निकालना पड़ेगा भाई, रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसका सीधा सीधा रिलेशन केवल इनकम टैक्स से है और बाकी चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस, क्योंकि जब तक आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ोगे तब तक आप किसी भी पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्यूट नहीं कर सकते। तो जो भी पढ़ाई आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं भाई, ये सब आपको सेक्शन 6 में बताई गई है। रेजिडेंशियल स्टेटस जो निकाला जाता है ना, वो माय डियर फ्रेंड्स सेक्शन 6 के अंदर निकाला जाता है ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है। तो हम जो भी पढ़ाई इस चैप्टर में करेंगे, जो भी हम रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्यूट करेंगे, दैट वुड बी द पार्ट ऑफ सेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, मैंने आप लोगों को बेसिक चैप्टर के अंदर कुछ डेफिनेशंस के बारे में बताया था और मैंने ये कहा था कि भाई ये जो डेफिनेशंस हैं ये बड़े काम की हैं, ये डेफिनेशंस आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो अगर मैं डेफिनेशन वाले पार्ट पर जाता हूं तो माय डियर फ्रेंड्स,
आप वहां पर देखेंगे मैंने वहां पर आपको असेसी का मतलब समझाया था। असेसी कौन होता है? तो मैंने आप लोगों को कहा था भाई असेसी वो होता है जिसको इनकम टैक्स पेबल है, जिसको टैक्स देना बनता है भाई, वो सब लोग असेसी होते हैं, है ना। और जितने भी असेसी होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, उन सब का आपको यहां पर रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं निकालोगे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, रेजिडेंशियल स्टेटस का जो संबंध है वो सीधा सीधा इनकम टैक्स से है, बाकी चीजों से नहीं है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस का जो संबंध है वो सीधा सीधा इनकम टैक्स से है और किसी भी चीज से नहीं है। यहां पर अगर हम टैक्स पेयर की बात करेंगे तो उसमें इंडिविजुअल का नाम आता है, उसमें HUF का नाम आता है, उसमें और भी बहुत सारे लोगों का नाम आता है, उसमें फर्म, उसमें कंपनी, उसमें AOP, उसमें BOI, इन सब का नाम वहां पर निकल कर आता है। अच्छा दोस्तों, ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम इसको, अगर मैं सबसे पहले इंडिविजुअल की बात करूं, इंडिविजुअल में आपको पता है हम सब लोग आते हैं नेचुरल पर्सन, तो इन सब का जब हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे तो भाई इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कितनी कैटेगरीज में? 3 कैटेगरीज में। रेजिडेंट और एक होता है नॉन रेजिडेंट। एक रेजिडेंट होता है और दोस्तों एक नॉन रेजिडेंट होता है। अच्छा, रेजिडेंट का भी 2 कैटेगरी होता है, एक ऑर्डिनरी और एक होता है भाई साहब नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। तो इस तरीके से रेजिडेंट भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो आपको ये सब काम करने पड़ेंगे। आपको सबसे पहले स्टेटस निकालना पड़ेगा। रेजिडेंट किसको बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट किसको बोलते हैं, ये बात दोस्तों आपको सबसे पहले समझनी पड़ेगी। इसको बिना समझे आप इनकम टैक्स में दोस्तों आगे नहीं बढ़ सकते। ओहो, चलिए जी स्टार्ट करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस को निकालना। तो रेजिडेंशियल स्टेटस जब हम निकालते हैं भाई, तो ये एक सुंदर सा चार्ट आप लोगों के लिए है, बहुत बढ़िया चार्ट है ये। देखो, रेजिडेंशियल स्टेटस जो आप आज पढ़ने जा रहे हो दैट इज पार्ट ऑफ सेक्शन 6। दोस्तों, रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6 में फॉल करता है। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पर्सन का जब भी आप रेजिडेंशियल स्टेटस निकालोगे तो इट वुड फॉल अंडर सेक्शन 6। दोस्तों, वो हमारा सेक्शन 6 में फॉल करता है, राइट। अब जब आप स्टेटस निकालते हो तो भाई एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है ना, ये सभी पर्सन का निकाला जाता है अलग अलग। जितने भी पर्सन होते हैं उन सभी का रेजिडेंशियल स्टेटस अलग अलग निकाला जाता है। जैसे उसमें सबसे पहले जो नाम आता है दैट इज इंडिविजुअल और HUF। सबसे पहले किसका नाम निकल कर आता है? इंडिविजुअल और HUF का नाम निकल कर आता है ना। तो इंडिविजुअल और HUF जो होते हैं उनका स्टेटस, और बाकी जितने भी पर्सन हैं जैसे फर्म हो गया, AOP हो गया, लोकल अथॉरिटी हो गया, कंपनी हो गया, इनका स्टेटस अलग निकाला जाता है। तो दोस्तों, जितने भी पर्सन इनकम टैक्स में पाए जाते हैं ये सब पर्सन होते हैं। ये सारा मैंने आप लोगों को बेसिक चैप्टर में पढ़ाया है। तो जितने भी पर्सन होते हैं ना, उन सभी का रेजिडेंशियल स्टेटस आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो नाम हमारे सामने निकल कर आता है दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल और HUF। सबसे पहला नाम इंडिविजुअल और HUF का निकल कर आता है।
तो दोस्तों अगर मैं इंडिविजुअल और HUF की बात करता हूं तो रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए हमें उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। पहले अपन इंडिविजुअल और HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना सीखेंगे। तो जितने भी लोग इंडिविजुअल हैं, आप और हम जैसे हैं, राम, मोहन, सीता, गीता, रीता, ये जितने भी लोग हैं ये सब कौन हैं? ये मनुष्य हैं। ओहो, ये ह्यूमन मनुष्य हैं भाई, मानव हैं, है ना, आप और हम जैसे लोग हैं ये। तो इनका जब आप रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हो तो इट इज डिवाइडेड बिटवीन टू पार्ट्स। पहला नाम होता है रेजिडेंट और दूसरा नाम होता है दोस्तों नॉन रेजिडेंट। अच्छा, एक रेजिडेंट होता है और दूसरा पार्ट नॉन रेजिडेंट होता है ना। तो जब जब आप इंडिविजुअल और HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालोगे तो इट इज डिवाइडेड बिटवीन टू पार्ट्स। दोस्तों उसे दो भागों में बांटा जाएगा, है ना। एक को बोलते हैं रेजिडेंट और दूसरे को बोलते हैं नॉन रेजिडेंट। अच्छा, और दोस्तों आजकल एक नई चीज और निकल कर आई है, डीम्ड रेजिडेंट। इसे हम बाद में पढ़ेंगे, डीम्ड रेजिडेंट क्या होता है ये बाद की बात है। तो इंडिविजुअल और HUF का जब भी स्टेटस निकाला जाता है, अच्छा स्टेटस जो होता है वो आपको ईच प्रीवियस ईयर का निकालना पड़ता है। जैसे मान लो जी आप लोगों के एग्जाम में प्रीवियस ईयर 23-24 के क्वेश्चन आएंगे, तो प्रीवियस ईयर 23-24 का स्टेटस आपको अलग निकालना पड़ेगा। मतलब असेसमेंट ईयर कौन सा हो गया? अगर हम असेसमेंट ईयर की बात करें, अगर दोस्तों हम असेसमेंट ईयर की बात करें, अगर हम असेसमेंट ईयर की बात करें, अगर प्रीवियस ईयर हमारा 23-24 है तो असेसमेंट ईयर हो जाता है 24-25, है ना। तो इसका हमको रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ दोस्तों, इनकम हमेशा किसकी होती है? प्रीवियस ईयर की होती है। इनकम जो होती है वो प्रीवियस ईयर की होती है, तो स्टेटस भी हमको प्रीवियस ईयर में ही निकालना पड़ता है। अच्छा, स्टेटस हमेशा डिपेंड करता है नंबर ऑफ डेज पर। नंबर ऑफ डेज इन इंडिया, कोई भी व्यक्ति इंडिया में कितने दिन रहा है उस पर रेजिडेंशियल स्टेटस डिपेंड करता है। जैसे आप अगर प्रीवियस ईयर 2023-2024 का रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हमने इंडिया में कितने दिन बिताए 23-24 में, उस पर हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस डिपेंड करता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो स्टेटस हमारा 23-24 में होगा वही 24-25 में हो जाएगा, वही प्रीवियस ईयर 25-26 में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ईच एंड एवरी प्रीवियस ईयर के लिए हमको रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ता है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस आपको ईच एंड एवरी प्रीवियस ईयर का निकालना पड़ेगा और वो हमेशा नंबर ऑफ डेज पर डिपेंड करेगा कि आपने इंडिया में कितने दिन बिताए, कितने दिन आप भारत में रहे, उस पर रेजिडेंशियल स्टेटस डिपेंड करता है। एक होता है रेजिडेंट और एक होता है दोस्तों नॉन रेजिडेंट। अच्छा, ये जो रेजिडेंट होता है, इस रेजिडेंट के भी टू पार्ट होते हैं, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एक होता है दोस्तों रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो यहां पर अगर हम स्टेटस की बात करते हैं तो ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। अच्छा, अगर आप रेजिडेंट बन गए दोस्तों, अगर आप रेजिडेंट बन गए तो एक तो होता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक होता है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो रेजिडेंट का भी दो कैटेगरी है।
एक ऑर्डिनरी और एक होता है दोस्तों नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है ना, तो ये बात आपको यहां पर स्पेसिफिकली ध्यान में रखनी है, ये बात आपको स्पेसिफिकली ध्यान में रखनी है। ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी ऐसे आपको समझकर चलना पड़ेगा, राइट। अच्छा, जो बाकी लोग होते हैं जैसे फर्म हो गई, जैसे एओपी हो गई, जैसे लोकल अथॉरिटी हो गई, जैसे कंपनी हो गई, उनके दो ही स्टेटस हैं, या तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, बस बात खत्म। उनके स्टेटस कभी भी अलग अलग नहीं होते हैं। बाकी लोगों के स्टेटस दो ही होते हैं, या तो बोलते हैं रेजिडेंट या उनको क्या बोलेंगे भाई, नॉन रेजिडेंट बोलेंगे, या तो उनको रेजिडेंट बोलेंगे या उनको नॉन रेजिडेंट बोलेंगे, बस इतना सा है और कुछ भी नहीं है। बोलो भाई, बात समझ में आई? या तो रेजिडेंट बोलेंगे या उनको नॉन रेजिडेंट बोलेंगे, बस। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है वो हर असेसी का आपको निकालना पड़ता है, असरटेन करना पड़ता है विद रेफरेंस टू ईच प्रीवियस ईयर। रेजिडेंशियल स्टेटस आपको ईच एंड एवरी प्रीवियस ईयर का निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। हर प्रीवियस ईयर का आपको रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ता है। आई थिंक दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले दोस्तों आज इस चैप्टर में मैं जो रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना सिखा रहा हूं दैट इज इन रिलेशन टू इंडिविजुअल। तो आज जो हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना सीखेंगे भाई, वो हम इंडिविजुअल का निकालना सीखेंगे। इंडिविजुअल में कौन आते हैं? आप और हम जैसे लोग आते हैं। तो आज सबसे पहले जो रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना सीखा जाएगा वो इंडिविजुअल का सीखा जाएगा। चलो जी, अब ये जो इंडिविजुअल लोग होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये जो इंडिविजुअल लोग होते हैं आपको ध्यान से समझना है। बाकी नोट्स तो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूंगा, ऐप में भी दे दूंगा, वहां से आप इनको डाउनलोड करके प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो इंडिविजुअल का जब आप रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हो तो इट इज डिवाइडेड बिटवीन टू पार्ट्स, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। दोस्तों एक होता है रेजिडेंट और एक होता है हमारा नॉन रेजिडेंट। अब कोई भी इंडिविजुअल जो व्यक्ति है, अब कोई भी जो इंडिविजुअल पर्सन है भाई, वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, ये डिपेंड करता है हमेशा बेसिक कंडीशन पे। ये हमेशा बेसिक कंडीशन पर डिपेंड करता है। अच्छा, बेसिक कंडीशन लॉ के अंदर दो हैं, 1 और 2। बीच में लिखा हुआ है और, बीच में क्या लिखा हुआ है भाई? और लिखा हुआ है। मतलब आप कंडीशन नंबर 1 को फुलफिल कर दो या आप कंडीशन नंबर 2 को फुलफिल कर दो। दोनों में से अगर आप एक भी बेसिक कंडीशन को फुलफिल कर देते हो, दोनों में से अगर किसी भी एक को फुलफिल कर देते हो भाई, तो आप रेजिडेंट बन जाते हो। और दोनों में से अगर आप एक भी बेसिक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाते हो तो आप यहां पर नॉन रेजिडेंट बन जाते हो। मतलब आपको बेसिक में से किसी एक को फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आप बेसिक में से कोई भी एक कंडीशन पूरा कर दोगे तो यू आर रेजिडेंट, कोई भी एक, आइदर 1 और आइदर 2। अगर सपोज करो मेरी आइदर 1 कंडीशन पूरी हो गई तो मैं आइदर नंबर 2 क्यों चेक करूंगा भाई? पागल थोड़ी हूं मैं, पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है। अगर हमारा फर्स्ट बेसिक कंडीशन पूरा हो जाता है तो मुझे बताओ क्या सेकंड बेसिक कंडीशन को चेक करने का जरूरत है? आंसर इज नो। बन गया जी, बन गया, रेजिडेंट बन गया। हां, अगर हमने बेसिक कंडीशन नंबर 1 को फुलफिल नहीं किया है तो फिर हमें बेसिक कंडीशन नंबर 2 पर जाना पड़ेगा, है ना। बेसिक कंडीशन नंबर 2 पर जाने की नौबत कब आएगी? जब हम बेसिक कंडीशन नंबर 1 को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो दोनों में से अगर एक भी कंडीशन हमारा फुलफिल हो जाता है तो हम रेजिडेंट बन जाते हैं, और दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाता है तो दोस्तों फिर हम लोग नॉन रेजिडेंट बन जाते हैं।
तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब ये बेसिक कंडीशंस क्या हैं दोस्तों? लॉ में आपको दो बेसिक कंडीशन दी गई है, दो। तो दोस्तों ये जो बेसिक कंडीशंस हैं इनमें से किसी एक को पूरा करना जरूरी है। एनी वन, लॉ में लिखा हुआ है एनी वन। अगर आप किसी भी एनी वन को पूरा कर दोगे तो आप बन जाओगे रेजिडेंट, अदरवाइज फिर क्या हो, नॉन रेजिडेंट। तो भाई अगर आप रेजिडेंट बनना चाहते हो तो आपको यहाँ पर जो बेसिक कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करना पड़ेगा। और दोस्तों लॉ के अंदर दो बेसिक कंडीशंस बताई गई हैं। ये जो दोनों बेसिक कंडीशंस हैं इनको फुलफिल करना ज़रूरी है। बेसिक कंडीशंस में जो हमारा पहला नंबर का बेसिक कंडीशन है वो क्या कहता है दोस्तों? ये सारे काम आपको किस में देखने हैं? प्रीवियस ईयर में। भाई आप इनकम किसकी निकालते हो मुझे बताओ, आप इनकम किसकी निकालते हो? प्रीवियस ईयर की निकालते हो। तो जो नंबर ऑफ डेज आप चेक करोगे वो किस में करोगे? प्रीवियस ईयर में करोगे। तो हमें दोस्तों यहां पर हम जो भी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, जो भी हम नंबर ऑफ डेज निकालने जा रहे हैं, ये सब हमको यहां पर प्रीवियस ईयर में करना पड़ेगा। कहां करना पड़ेगा भाई? प्रीवियस ईयर में करना पड़ेगा। तो आपको ये देखना है कि भाई आपने प्रीवियस ईयर में कितने दिन भारत में बिताए। तो यहां पर लिखा हुआ है टोटल पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, मतलब आप 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में रहे हो, इंडिया के अंदर प्रीवियस ईयर में, तो इसका मतलब आप रेजिडेंट हो। अब जैसे मान लीजिए मेरा प्रीवियस ईयर है 2023-2024, तो मैं जो नंबर ऑफ डेज काउंट करूंगा वो मैं 1 अप्रैल 23 से लेकर और 31 मार्च 24 तक चेक करूंगा कि इस 12 महीने में ये जो 12 मंथ्स हैं उनमें से मैंने कितने दिन भारत में बिताए, कितने दिन मैं इंडिया में रहा। दोस्तों अगर मेरा भारत में 182 डेज में रहा हूं मिनिमम, इट मे बी पॉसिबल कि मैं 182 डेज से ज़्यादा रहा हूं, तो अगर मैं मिनिमम 182 डेज या उससे ज़्यादा रहा हूं तो इसका मतलब मैं क्या हूं? रेजिडेंट हूं। ये मेरी पहली बेसिक कंडीशन है। अच्छा, ये जो हम देखेंगे ये रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में देखेंगे। ये जो कंडीशन हम यहाँ पर देख रहे हैं दैट इज़ इन रिलेशन टू रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। ये जो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे ये हम रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में देखते हैं दोस्तों। ये हम किस में देखते हैं? रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में। तो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर का मतलब होता है वो प्रीवियस ईयर, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर का मतलब होता है वो प्रीवियस ईयर जिसकी इनकम मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो आई थिंक दोस्तों बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी आपको। तो जिस प्रीवियस ईयर का आप इनकम निकाल रहे हो उस प्रीवियस ईयर में कितने दिन आप इंडिया में रहे वो देखना पड़ता है। तो अगर आपने मिनिमम 182 डेज इंडिया में रहे हो तो इसका मतलब ये हो जाता है भाई कि आप रेजिडेंट हो। आप क्या हो? रेजिडेंट हो। और अगर सपोज करो मैं 182 डेज से कम रहा हूं तो इसका मतलब मैंने फर्स्ट बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। अच्छा, अगर मैंने फर्स्ट को नहीं किया तो क्या हो गया? मैं सेकंड को चेक कर लूंगा, मैं सेकंड बेसिक कंडीशन को देख लूंगा। और हमारी जो सेकंड बेसिक कंडीशन है वो क्या है? अगर मैं दोस्तों आपसे ये कहूं भाई हमारी सेकंड बेसिक कंडीशन क्या है, तो सेकंड बेसिक कंडीशन ये कहती है ही हैज़ बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द 4 ईयर्स। मैं आपको समझाता हूं क्या है सेकंड बेसिक कंडीशन है। जैसे मान लो मेरा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है 23-24, मेरा जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है वो 23-24 है, मतलब जिसकी मैं इनकम निकाल रहा हूं। तो पहली कंडीशन क्या बोलती है आपको? जो पहले नंबर का कंडीशन है वो तो ये कहता है कि भाई 23-24 में आपका मिनिमम 182 डेज इंडिया में होना ज़रूरी है। मिनिमम 182 डेज। अगर आप 23-24 में 182 डेज रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप रेजिडेंट हो। और अगर आप 182 डेज से कम रहे हो तो इसका मतलब आप नॉन रेजिडेंट हो। ये तो आपकी पहली कंडीशन है। अगर दोस्तों पहली कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं होती है, पहली जो कंडीशन है वो अगर हमारी फुलफिल नहीं होती है तो हम सेकंड पर आएंगे। और सेकंड में लॉ ये कहता है कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में तो आपका 60 डेज से ही काम चल जाएगा।
आपको 182 डेज रुकने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप अगर 60 डेज भी रुक जाते हो तो इट इज़ मोर देन इनफ। 60 दिन अगर आप 23-24 में रह जाते हो तो ये बहुत है। अरे इससे ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है। 23-24 में 60 डेज से काम चल जाएगा मिनिमम। लेकिन साथ में लॉ एक बात बोलता है कि जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है उससे पहले वाले 4 प्रीवियस ईयर, जो भी हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है उससे पहले वाले जो हमारे 4 प्रीवियस ईयर है, 4, जैसे 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, ये जो हमारे 4 प्रीवियस ईयर हैं, ये जो हमारे 4 प्रीवियस ईयर हैं, इनका जो टोटल है वो आना चाहिए मिनिमम 365 डेज। इन 4 साल का टोटल मिनिमम 365 दिन आना चाहिए। मतलब रेलिवेंट ईयर में तो 60 डेज होना चाहिए मिनिमम, और रेलिवेंट ईयर से पहले वाले जो 4 साल हैं उनका जो एग्रीगेट टोटल है, उनका जो एग्रीगेट टोटल है ना, वो मिनिमम 365 दिन आना चाहिए। अब वो 365 कैसे भी हो सकता है, किसी ईयर में 0 हो, किसी ईयर में 100 हो, वो 365 कैसे भी निकल कर आ सकता है। तो लॉ कहता है भाई या तो फर्स्ट कंडीशन पूरी कर दो या सेकंड करो। तो सेकंड में आपको 2 काम करने पड़ेंगे। रेलिवेंट ईयर में तो भाई साहब 60 डेज होना जरूरी है, 60 दिन होना जरूरी है। और रेलिवेंट ईयर से जो पहले वाले 4 साल हैं, पहले वाले 4 साल, उसका टोटल निकलकर आना चाहिए 365, 365 दिन निकलकर आना चाहिए, 365 दिन। तो अगर आप बेसिक में से कोई भी एक कंडीशन पूरा कर दोगे, आइदर फर्स्ट और आइदर सेकंड, तो आप बन जाते हो भाई साहब, क्या बन जाते हो आप? तो आप यहाँ पर रेजिडेंट बन जाते हो। आप यहाँ पर क्या बन जाते हो? रेजिडेंट बन जाते हो। और अगर आप एक भी नहीं कर पाते हो भाई, तो फिर आप नॉन रेजिडेंट तो हो ही। तो या तो फर्स्ट वाली फुलफिल करो या सेकंड वाली करो। अगर आपने दोनों ही नहीं करी है, अगर आपने दोनों ही बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया है, तो फिर आप क्या बन जाते हो? फिर आप नॉन रेजिडेंट बन जाते हो। क्या बन जाते हो भाई? नॉन रेजिडेंट। तो आई थिंक दोस्तों बात बहुत जोर से समझ में आ गई होंगी आपको, है ना? बहुत जोर से समझ में आ गई होंगी। तो ये बेसिक कंडीशंस हैं जो आपको यहाँ पर क्लियर हो रही होंगी, है ना? समझ में भी आ रही होंगी आपको। तो ये वाली बात है। तो आपको कोई एक कंडीशन फुलफिल करनी है। अगर आप कोई सी भी कंडीशन फुलफिल नहीं करते हो, देन यू विल बी ट्रीटेड एज अ नॉन रेजिडेंट। तो फिर आपको नॉन रेजिडेंट कहा जाएगा। फिर आपको क्या कहा जाएगा? नॉन रेजिडेंट। अच्छा दोस्तों, यहां पर एक वर्ड है स्टे इन इंडिया। ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी कि भाई इंडिया का मतलब क्या होता है। इंडिया जो शब्द है ना, इसका मतलब क्या है? क्या है इंडिया? ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। तो इंडिया का मतलब क्या है? अरे इंडिया बहुत बड़ा है। इंडिया, हमारा इंडिया देश बहुत बड़ा है। और हमारा इंडिया जो है ना, वो केवल इंडिया मतलब लैंड पार्ट ही नहीं है। अरे समुद्र में जो पानी है, पानी, दिल है पानी 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 पानी, तो वो जो पानी वाला एरिया है, ओहो, उसे भी हम लोग इंडिया बोलते हैं। इंडिया के चारों तरफ जो पानी है, पानी, वो पानी भी इंडिया है। अच्छा, कहां तक है इंडिया? 12 नॉटिकल माइल्स, ये मैंने समझाया था। अच्छा, वैसे आपको इसके बारे में बताया नहीं होगा, लेकिन 1 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू 1.853 किलोमीटर। मैं समझाता हूं जी बात क्या है। जैसे मान लीजिए जी, ये हमारा इंडिया है। देखो, मेड़ से ऊपर का हिस्सा कभी नहीं बनता, मेड़ से हमेशा नीचे का हिस्सा ही बनता है। अब आप इसको यूं समझो, जैसे ये हमारा इंडिया है, तो उसको तो हम बोलते हैं लैंड पार्ट। ये तो इंडिया का लैंड वाला पार्ट है।
ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, इस लाइन को हम बोलते हैं बेस लाइन। ये जो लाइन होती है ये हमारी बेस लाइन होती है, इसको हम बेस लाइन बोलते हैं। अच्छा, इसके चारों तरफ क्या होता है? इसके चारों तरफ पानी होता है। बेस लाइन के चारों तरफ क्या है? पानी है, ये सारा पानी है। अब ये जो बेस लाइन है, इस बेस लाइन से 12 नॉट्रिकल माइल्स का जो इलाका है, ये जो 12 नॉट्रिकल माइल्स का इलाका है ना, अच्छा आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि 1 नॉट्रिकल माइल्स इज इक्वल टू 1.853 किलोमीटर। ये जो एक नॉट्रिकल माइल्स होता है ये 1.853 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 नॉट्रिकल माइल्स इज इक्वल टू 1.853 किलोमीटर। एक नॉट्रिकल माइल 1.853 किलोमीटर के बराबर है ना। ये पानी में हम क्या किलोमीटर नहीं चलते हैं, मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो बेस लाइन से कितनी दूरी, डिस्टेंस देखना पड़ेगा आपको। बेस लाइन से 12 नॉट्रिकल माइल्स की जो दूरी है, ये लॉ की नज़र में कहलाता है TWI। इसको दोस्तों हम लोग TWI बोलते हैं, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। इसको बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। अच्छा, ये जो TWI है बेस लाइन से 12 नॉट्रिकल माइल, यहाँ से दोस्तों इंडिया शुरू हो जाता है। मतलब इंडिया यहाँ तक नहीं है, इंडिया यहाँ तक है, 12 नॉट्रिकल माइल तक है। यहाँ भी 12 नॉट्रिकल माइल तक का जो एरिया है, इसको हम लोग इंडिया बोलते हैं। अब मान लो दोस्तों कोई बंदा शिप में बैठकर आया है ना, तो आप तो उसका स्वागत यहाँ करोगे, मान लो यहाँ पोर्ट है तो यहाँ करोगे। लेकिन वो इंडिया में इसी दिन आ गया, जैसे ही उसने TWI को क्रॉस किया, ये हमारी TWI है, टेरिटोरियल वाटर। इसको जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो इसका मतलब हम इंडिया में आ गए। अच्छा, हमें क्या लगता है कि अरे यहाँ पहुँचेंगे तब माला पहना के स्वागत करेंगे, वो तो भाई साहब पहले ही आ गया इंडिया में। ये जो TWI होती है भाई, ये इंडिया है, इसको इंडिया बोलो। ऐसे ही कोई बंदा मान लो जी यहाँ से जा रहा है शिप में बैठ के, है ना, तो आप क्या बोलोगे? इंडिया से गया। अरे अभी वो गया नहीं, अभी तो वो इंडिया में ही चल रहा है, वो इंडिया के बाहर यहाँ आएगा। तो सी ऑफ करने वहाँ जाओ 12 नॉट्रिकल माइल पे। तो ये बात हमेशा ध्यान रखो। आपको लगता है इंडिया से गया, अरे अभी नहीं गया, पानी में चल रहा, अभी इंडिया के पानी में चल रहा। तो ये TWI तक हमारा देश में इंडिया है भाई साहब। अगर आप इस पानी में घूम भी रहे हो तो इसका मतलब आप इंडिया में हो। इंडिया में रहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको घर पे रहना है, आपको ऑफिस में रहना है। इंडिया का मतलब ये सारा इंडिया है, ये पूरी की पूरी जगह, ये जो पानी है TWI 12 नॉट्रिकल माइल तक, ये सब इंडिया है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो, तो स्टे इन इंडिया का मतलब होता है इट इंक्लूड्स स्टे इन टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। तो स्टे इन इंडिया का मतलब होता है कि आप इंडिया के टेरिटोरियल वाटर में जैसे ही आओगे तो आप इंडिया में आ जाते हो। बोलो भाई, बात समझ में आई क्या? हाँ सर, बात बहुत जोर से समझ में आई। एक चीज और बता दूं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट पीरियड ऑफ स्टे मस्ट बी कंटिन्यूअस। आपका दोस्तों लगातार इंडिया में रहना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको इंडिया में लगातार ही रहना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आपका इंडिया में रहना लगातार किसी भी तरीके से ज़रूरी नहीं है। पीरियड ऑफ स्टे मस्ट बी कंटिन्यूअस, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। इट इज़ नॉट असेंशियल माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। स्टे शुड बी एट द यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस। आप रेजिडेंस पर भी रह सकते हो, बिजनेस वाली जगह पर भी रहते हो। मैं तो कहता हूँ जी, आप स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे हो तो भी इंडिया में हो, है ना। आप इंडिया में पानी में तैर रहे हो तो भी इंडिया में हो। इवन आप इंडिया की अगर हवा में उड़ रहे हो, है ना, तो भी आप इंडिया में हो, इंडिया में हो आप। ये जो 12 नॉट्रिकल माइल है ना माय डियर फ्रेंड्स, इसके ऊपर की जो हवा है वो भी इंडिया है, वो भी इंडिया है। इसके ऊपर जो आप हवा में उड़ रहे हो तो आप इंडिया में हो,
आप मेरी बात को समझ रहे हो? ये इंडिया की डेफिनेशन है। तो इंडिया में लगातार रुकना ज़रूरी नहीं होता है कि भाई इंडिया में लगातार रुकना ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप कहीं पर भी रह सकते हो इंडिया में। अच्छा, एक बात और बता दूं, देखो वैसे तो 24 जो घंटे होते हैं ना वो बराबर होता है एक दिन के। 24 घंटे जो होते हैं वो एक दिन के बराबर होते हैं। 24 घंटे जो होते हैं वो हमारे एक दिन के बराबर होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है ना कि हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते दोस्तों, हम यहां पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो लॉ ने बोला कि जब एग्जैक्ट घंटे की कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है, आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते घंटे की, तो लॉ कहता है कि भाई ऐसे केस में क्या होगा कि एक तो होता है डेट ऑफ अराइवल, जिस दिन आप भारत में आते हो, और एक होता है भाई साहब डेट ऑफ डिपार्चर, जिस दिन आप भारत से जाते हो। ये दोनों ही दिन इंडिया में माने जाते हैं। मतलब भारत में आने का दिन और भारत से जाने का दिन, इंडिया में आने का दिन और इंडिया से बाहर निकलकर जाने का दिन, ये दोनों ही दिन दोस्तों इंडिया में माने जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आया कि एक बंदा 16 अगस्त को 2023 को इंडिया में आया। अब वो 16 तारीख को चाहे किसी भी डेट पर आया हो, आपको पूरा 16 अगस्त इंडिया में मानना है। जैसे क्वेश्चन ने बोला कि भाई वो 31 दिसंबर को वापस चला गया, न्यू ईयर मनाने वापस चला गया। अब वो 31 दिसंबर को किसी भी दिन गया हो, किसी भी टाइम पर गया हो, डजंट मैटर, ये पूरा का पूरा 31 दिसंबर आपको इंडिया में मानना पड़ेगा। हो सकता है भाई वो फिर से 5 जनवरी को वापस आ गया हो, 5 जनवरी को, कितनी भी बार आ सकता है, कितनी भी बार जा सकता है। तो 5 जनवरी को किसी भी दिन आया हो, ये पूरा का पूरा जो 5 जनवरी है, इसको दोस्तों इंडिया में माना जाएगा। फिर फिर क्वेश्चन कहता है जी 10 फेब को वापस चला गया, 10 फेब को वापस चला गया, तो 10 फेब भी पूरा इंडिया में माना जाएगा। तो द डेट ऑफ अराइवल इन इंडिया एंड द डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम इंडिया बोथ आर इंक्लूडेड इन इंडिया। दोनों को दोस्तों इंडिया में माना जाता है। अच्छा, ओहो, दोनों को इंडिया में माना जाता है। डेट ऑफ अराइवल एंड डेट ऑफ डिपार्चर बोथ आर कंसीडर्ड टू बी इन इंडिया, बोथ आर कंसीडर्ड टू बी इन इंडिया। तो रेजिडेंशियल जो स्टेटस होता है ना वो इंपॉर्टेंट होता है माय डियर फ्रेंड्स। आपको रेजिडेंशियल जब आप स्टेटस निकालोगे तो आपको इंडिया में रहने वाले डेज देखने पड़ेंगे कि आपने भारत में कितने दिन बिताए। अच्छा दोस्तों, मैं फिर वही बात रिपीट करना चाह रहा हूं, सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है। रेजिडेंशियल जो स्टेटस होता है वो इनकम टैक्स पर्पज के लिए निकाला जाता है। वो एक बार क्या हुआ जी, एक मतलब कोई प्लेन में कोई आदमी आ रहा था इंडिया के बाहर से, तो वो क्या ऐसे बार बार विंडो में से देख रहा था। तो जो एयर हॉस्टेस है वो बोली, सर मे आई हेल्प यू, कि यस यस, भाई क्या प्रॉब्लम है, आप क्या बार बार विंडो में से देख रहे। सब लोग कह रहे भाई क्यों बार बार खड़ा हो रहा, क्यों देख रहा है ऐसे विंडो में से, कि आई वॉन्ट टू कैलकुलेट रेजिडेंशियल स्टेटस। तो मैं देख रहा भाई TWI कब आएगी, कि मेरे भाई बैठ जा, अभी सबकी TWI निकल जाएगी। कि यार आपको नहीं निकालना रेजिडेंशियल स्टेटस, तो आप भी देखो, तो भाई बैठ जा, अभी सबका निकल जाएगा रेजिडेंशियल स्टेटस। और देख ऐसे रहे जैसे कोई वहां से दिख जाएगा उसको, कितनी बजे आया, TWI दिखेगी उसको। तो इसीलिए दोस्तों इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, आप घंटे का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अरे दोस्तों, आप घंटे का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। सो द डेट ऑफ अराइवल इन इंडिया एंड द डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम इंडिया बोथ आर इंक्लूडेड इन इंडिया। दोनों को ही इंडिया में मानना पड़ेगा। अच्छा, सिटीजनशिप से कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से देश के नागरिक हो, आप कौन से देश के सिटीजन हो, डजंट मैटर।
कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, ठीक है। तो सिटीजनशिप से मतलब नहीं है, आप किसी भी देश के नागरिक हो सकते हो, लेकिन जो रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला जाएगा ना, वो हमेशा नंबर ऑफ डेज के बेसिस पर निकाला जाएगा। एक व्यक्ति, तो प्लेस ऑफ बर्थ आपका क्या है, आप कौन सी कंट्री के नागरिक हो, डजंट मैटर। इनकम टैक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो रेजिडेंशियल स्टेटस को सिटीजनशिप से जोड़ना चाहेंगे, लेकिन मैं बता दूं उसका कोई मतलब नहीं है। कोई भी जो इंडिविजुअल होता है वो एक से ज़्यादा कंट्रीज का रेजिडेंट हो सकता है। कोई भी जो व्यक्ति है, कोई भी जो इंडिविजुअल है, वो एक से ज़्यादा कंट्रीज का रेजिडेंट हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस इज ओनली कैलकुलेटेड फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, इनकम टैक्स पर्पस। अरे भाई, कोई व्यक्ति अगर अमेरिका का नागरिक है, यूएसए का, तो वो नागरिक तो वहीं का रहेगा, लेकिन अगर उसने प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में बिता दिया तो वो इंडिया में क्या बन जाएगा, रेजिडेंट। तो रेजिडेंट बनने का मतलब यहां का सिटीजन थोड़ी हो गया, वो सिटीजन तो यूएस का ही है। बस यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं दोस्तों, यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ओके सर, बात बहुत जोर से समझ में आ गई। दोस्तों यहां पर कुछ एक्सेप्शंस भी बताए गए हैं। आपने बेसिक कंडीशन दोनों पढ़ी ना। फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या पढ़ी, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में इंडिविजुअल का मिनिमम 182 डेज इंडिया में होना ज़रूरी है। अच्छा, अगर हमारा फर्स्ट बेसिक कंडीशन पूरा नहीं होता है तो सेकंड बेसिक कंडीशन चेक कर लो। सेकंड बेसिक कंडीशन क्या है, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज होना चाहिए और रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से पहले वाले 4 साल का जो टोटल है वो 365 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों देयर आर सम एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस भी यहाँ पर बताए गए हैं। एक्सेप्शन का मतलब है कि मैं आपको कुछ ऐसे केसेस बताऊंगा, मैं आपको दोस्तों कुछ ऐसे केसेस बताऊंगा जहां पर आपको 182 डेज वाला कंडीशन नहीं देखना है। सॉरी, जहां पर आपको 60 डेज वाला कंडीशन नहीं देखना है, आपको ओनली 182 डेज वाला ही देखना है। मतलब फर्स्ट बेसिक कंडीशन, अगर हमारा फर्स्ट बेसिक कंडीशन पूरा होता है तो हम रेजिडेंट माने जाएंगे, और अगर हमारा फर्स्ट वाला पूरा नहीं होता है तो दोस्तों हम नॉन रेजिडेंट माने जाएंगे। मतलब जो 60 डेज वाला कंडीशन है वो हमको यहाँ पर चेक नहीं करना है, उसे हमें यहाँ पर बिल्कुल भी चेक नहीं करना है भाई। तो फर्स्ट पूरा होएगा तो रेजिडेंट, और फर्स्ट पूरा नहीं होगा तो नॉन रेजिडेंट। ये बात आप ध्यान रखो, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है, सेकंड बेसिक कंडीशन को बिल्कुल भी चेक नहीं करना है, ओनली फर्स्ट को देखना है। अब ये कौन कौन से एक्सेप्शन है ये आपको दे रखे हैं। इसमें पहला एक्सेप्शन निकल कर आता है मेंबर ऑफ क्रू। क्रू, हाँ जी, मेंबर ऑफ क्रू का मतलब होता है अगर आप किसी इंडियन शिप पर काम करते हो, जितने भी शिप में काम करने वाले लोग होते हैं उनको हम क्रू मेंबर बोलते हैं। इंडियन शिप पर काम करने वाले लोग, जैसे उसके अंदर कैप्टन होता है, को कैप्टन होता है, और भी बहुत सारा सपोर्टिंग स्टाफ होता है। तो वो जो लोग इंडियन शिप पर काम कर रहे हैं उनको हम यहाँ पर मेंबर ऑफ क्रू बोलेंगे। अच्छा, उनका तो रोज यही काम है, उनका तो इंडिया में जो आना जाना है वो भाई लगा रहता है, कब इंडिया में आएंगे, कब इंडिया से जाएंगे, उनका तो दिन रात काम ही यही है ना। तो कोई भी व्यक्ति अगर क्रू मेंबर है, किसी इंडियन शिप पर काम करता है, तो भाई वो जब काम करेगा, वो जब इंडिया से आएगा जाएगा, तो आप उसका रेजिडेंशियल स्टेटस तो निकालोगे। बताओ निकालोगे या नहीं निकालोगे? लेकिन आप वहाँ पर बेसिक कंडीशन कौन सी वाली चेक करोगे? तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप वहाँ पर बेसिक कंडीशन चेक करोगे 182 डेज वाली।
आपको कौन सी बेसिक कंडीशन चेक करनी है? 182 डेज वाली बेसिक कंडीशन आपको चेक करनी है, ठीक है। तो ये वाली बात है। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन और है। कोई भी इंडियन सिटीजन, अगर कोई भी भारतीय नागरिक इंडिया के बाहर जाता है फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, कोई भी अगर इंडियन सिटीजन है भाई, कोई भी व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है और वो इंडिया के बाहर जाता है, क्यों जाता है बाहर? एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी करने के लिए। अरे कोई अपना देश छोड़कर क्यों जाएगा भाई? लेकिन कहते हैं ना, पापी पेट का सवाल है। अरे हम पढ़ लिख लिए बहुत, लेकिन हमको काम ही नहीं मिल रहा उसके अकॉर्डिंग, तो हमको इंडिया छोड़ना पड़ेगा ना। तो वही वाली बात है। तो लॉ कहता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति इंडियन सिटीजन है, अगर कोई व्यक्ति क्या है भाई, इंडियन सिटीजन, और वो इंडिया छोड़कर जा रहा है, क्या करने के लिए जा रहा है? एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, नौकरी के लिए जा रहा है, बिजनेस के लिए जा रहा है, लेकिन उसका पर्पस एम्प्लॉयमेंट है। तो जिस दिन वो इंडिया छोड़कर जाएगा वहां तक का भाई आपको रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ेगा ना। तो लॉ कहता है जब रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ेगा तो आप कौन सी वाली कंडीशन चेक करोगे? 182 डेज वाली। 60 वाली कंडीशन की तरफ देखना तक नहीं, बिल्कुल मत देखना मेरे भाई, बिल्कुल मत देखना। तो ये वाली बात है। तो अगर कोई भी इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़कर जाता है, नौकरी के लिए जाता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है, या कोई क्रू मेंबर है जो इंडियन शिप पर काम करता है, तो ये दो एक्सेप्शन ऐसे हैं भाई जहां पर आप जब रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हो तो आपको ओनली बेसिक कंडीशन चेक करनी पड़ती है। आपको बेसिक कंडीशन नंबर 1 चेक करनी पड़ती है, मतलब 182 डेज वाली। दोस्तों आपको 60 डेज वाली कंडीशन वहां पर चेक नहीं करनी पड़ती। ओके सर, बात बहुत बढ़िया से समझ में आ रही है। इसके बाद सेकंड एक्सेप्शन क्या है? ये तो पहला हो गया। सेकंड, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। देखो दो शब्द बोले हैं, एक तो बोला है इंडियन सिटीजन और एक बोला है भाई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। एक तो बोला है इंडियन सिटीजन और एक बोला है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो इंडियन सिटीजन तो आप समझते हो भाई, अगर आप नागरिक हो तो आप इंडियन सिटीजन हो, और एक होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन का क्या मतलब है? इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है जिस देश में आपका जन्म हुआ है। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पर्सन का अगर जन्म कहां पर हुआ है दोस्तों, इंडिया में हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अच्छा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये देखो नीचे भी समझाया है। अ पर्सन इज सेड टू बी इंडियन ओरिजिन। अच्छा, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात हमारे देश के संविधान में लिखी है। हमारे देश का जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें लिखी है ये बात। तो कोई भी पर्सन इंडियन ओरिजिन का तब माना जाता है इफ ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, वो खुद या उसके जो पेरेंट्स हैं, कोई भी जो व्यक्ति है वो खुद या जो उसके पेरेंट्स हैं या उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स में और ग्रैंड पेरेंट्स में दादा दादी भी आते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स में नाना नानी भी आते हैं दोस्तों। उनका जन्म अगर हुआ था, कहाँ पर हुआ था? अनडिवाइडेड इंडिया में। अनडिवाइडेड इंडिया में अगर जन्म हुआ था, मतलब किसी व्यक्ति का जन्म इंडिया में कभी भी हुआ हो, लेकिन जो भी उसके पेरेंट्स हैं या उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हो सकता है भाई मिस्टर एक्स का जन्म यूएसए के अंदर हुआ हो, अमेरिका में हुआ हो, लेकिन मिस्टर एक्स के जो पेरेंट्स हैं या जो मिस्टर एक्स के ग्रैंड पेरेंट्स हैं,
अगर उनका जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये अनडिवाइडेड इंडिया क्या है, तो मैं बता दूं भाई, अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब है भारत पाकिस्तान अलग होने से पहले, उसको हम लोग अनडिवाइडेड इंडिया बोलते हैं। तो कोई भी पर्सन इंडियन ओरिजिन का कब कहा जाता है, जब वो खुद या उसके पेरेंट्स का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो। तो अगर जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है तो वो व्यक्ति, वो पर्सन इंडियन ओरिजिन का माना जाता है, उसे हम बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो आई थिंक दोस्तों बात बहुत जोर से समझ में आ रही होगी। अ पर्सन इज सेड टू बी इंडियन ओरिजिन इफ ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। तो एक्सेप्शन क्या कहता है, देखो पहला एक्सेप्शन तो मैंने बता ही दिया कि भाई अगर आप क्रू मेंबर हो, आप शिप पर काम करते हो, या आप इंडियन सिटीजन हो, ओरिजिन नहीं इंडियन सिटीजन, और आप इंडिया छोड़कर जा रहे हो, लीव्स फर्स्ट पॉइंट में जाने का मामला है। अगर आप इंडिया छोड़कर जा रहे हो एम्प्लॉयमेंट के लिए, नौकरी के पर्पज से जा रहे हो, तो आप एक्सेप्शन में फॉल करोगे। आप जब रेजिडेंशियल स्टेटस निकालोगे तो आप फर्स्ट बेसिक कंडीशन लगाओगे, आपको सेकंड बेसिक कंडीशन वहां पर नहीं लगानी है, पक्का। अच्छा, सेकंड एक्सेप्शन क्या कहता है भाई, कोई भी पर्सन अगर इंडियन ओरिजिन का है, हु बीइंग आउटसाइड इंडिया, कहां रहता है वो इंडिया के बाहर, कम्स ऑन विजिट टू इंडिया। अच्छा, अब की बार जाने का मामला नहीं है, अब की बार इंडिया में आने का मामला है दोस्तों। कोई भी व्यक्ति अगर इंडियन सिटीजन है या वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो अगर वो इंडिया में आता है, विजिट करने आता है, बहुत लोग हैं भाई जो इंडिया के सिटीजन हैं या जिनका जन्म इंडिया में हुआ है या जिनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म इंडिया में हुआ है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इंडिया के बाहर रहते हैं, लेकिन वो कई बार इंडिया में विजिट करने आते हैं। क्यों आते हैं इंडिया में विजिट करने? क्योंकि दोस्तों उन्हें अपने देश की याद आती है, इंडिया की याद आती है, अपने बच्चों को दिखाने लाते हैं, देखो पापा कहाँ रहते थे, पापा इस मकान में खेलते थे, यहाँ तुम्हारे दादा रहते थे, ये देखो मैं ऐसी साइकिल चलाता था, तो पापा मैं क्या करूं कि एक पड़ेगा थप्पड़, देख इधर। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं भाई जो इंडियन सिटीजन हैं या वो इंडियन ओरिजिन के हैं, लेकिन वो इंडिया में कभी कभी विजिट करने आते हैं। और दोस्तों जब विजिट करने आते हैं तो फिर वो इंडिया में रुकते भी होंगे, वो इंडिया में अपना स्टे भी करते होंगे। तो जब इंडिया में रुकेंगे, इंडिया में आएंगे, तो हमको नंबर ऑफ डेज निकालने पड़ेंगे, है ना। तो ऐसे लोगों भी अपने एक्सेप्शन वाले क्लॉज में फॉल करते हैं। तो ये एक तरह से 3 पॉइंट कवर होते हैं एक्सेप्शन में। एक तो क्रू मेंबर आ गया जो इंडियन शिप पर काम करता है, एक इंडियन सिटीजन जो भारत छोड़कर जा रहा है, नौकरी के लिए जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, और एक तीसरा होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि इंडियन सिटीजन है या वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और वो इंडिया में आता है विजिट करने के लिए। इंडिया में क्यों आता है? वो विजिट करने के लिए आता है। तो ऐसे लोगों का जब आप रेजिडेंशियल स्टेटस निकालोगे तो आपको बेसिक में से दोनों कंडीशन पूरा करना जरूरी नहीं है। अगर आपने फर्स्ट कंडीशन को भी पूरा कर दिया तो आप रेजिडेंट हो, और अगर आप फर्स्ट को पूरा नहीं कर पाते हो तो फिर आप नॉन रेजिडेंट हो। फिर आप क्या हो? नॉन रेजिडेंट। तो ये बात आपको यहां पर गांठ बांध लेनी है भाई, समझ लेनी है। अच्छा, नीचे एक बात लिखी है, हावेवर सच पर्सन, इसके बारे में बात हो रही है। ये हावेवर सच पर्सन हैविंग टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स। ये जो इंडियन ओरिजिन वाला व्यक्ति है ना, जो इंडिया में आया है, अगर इसकी टोटल इनकम, अगर इस व्यक्ति की टोटल इनकम, कौन सी वाली इनकम? जो उसने इंडिया से कमाई है,
फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़ देना। अगर ये इंडियन सिटीजन, ये इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति, वैसे तो इसके लिए हम 182 डेज देखेंगे, हम 60 डेज वाली कंडीशन देखेंगे ही नहीं, है ना। यही तो पढ़ा रहा था मैं आपको कि भाई इसके लिए 182 ही लगाना है, आपको 60 डेज वाला कंडीशन नहीं लगाना है। लेकिन अगर ये जो व्यक्ति है, ये जो पर्सन है, ये सेकंड पॉइंट वाला, इसकी जो इंडिया वाली इनकम है, जो उसने इंडिया से कमाई है, अदर देन फॉरेन सोर्स, फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़ दो, केवल जो इंडिया वाली इनकम है उसको देखो। अगर वो जो इंडिया वाली इनकम इसने कमाई है, ये देखो लिखा हुआ भी है, इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, है ना, उसको छोड़ दो। एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड इन और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। मतलब आप इंडिया वाली इनकम लो, अगर कोई बिजनेस प्रोफेशन मान लो बाहर भी कमा रहे हो लेकिन उसका सेटअप इंडिया से है, तो वो भी जोड़ना है आपको, इंडिया वाली इनकम लेनी है, ठीक है। आपको केवल कौन सी वाली इनकम लेनी है? इंडिया वाली, ठीक है। वो अगर एक्सीड कर जाती है, इंडिया वाली इनकम जो है वो किससे ज़्यादा हो जाती है? 15 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है। इंडिया वाली जो इनकम है दोस्तों, अगर वो 15 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर वो इनकम प्रीवियस ईयर में 15 लाख रुपए से आपकी ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को इंडिया में रेजिडेंट मान लिया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को इंडिया में रेजिडेंट मान लिया जाएगा। कब माना जाएगा दोस्तों? जब या तो उसका इंडिया में रहने वाले जो डेज हैं वो 182 डेज के बराबर हैं या 182 डेज से ज़्यादा हैं, या तो 182 डेज के बराबर हैं या 182 डेज से क्या हैं? ज़्यादा हैं, ठीक है। या तो 182 डेज के बराबर है या 182 डेज से क्या है? ज़्यादा है। या सेकंड कंडीशन है कि जहां आप 60 दिन पढ़ रहे थे ना, वहां आप 120 दिन लगा लो। वैसे तो क्या होता है भाई, ये जो व्यक्ति होते हैं, ये जो इंडियन सिटीजन होते हैं, ये जो इंडियन ओरिजिन के लोग होते हैं, जो इंडिया में विजिट करने आते हैं, इसके लिए आपको केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही लगानी पड़ती है, सेकंड बेसिक कंडीशन आपको नहीं लगानी पड़ती है। यही पढ़ा है ना आपने। लेकिन दोस्तों एक एक्सेप्शन डाला गया है, एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन डाला गया है। क्या? कि ऐसे जो लोग हैं इंडियन ओरिजिन वाले, इंडियन सिटीजन वाले, इनकी जो इंडिया से कमाई हुई इनकम है, भारत से जो कमाई हुई इनकम है, फॉरेन सोर्स से नहीं, इंडिया से जो कमाई हुई इनकम है दोस्तों, अगर वो 15 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है प्रीवियस ईयर में, इफ इट इज मोर देन 15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उन्हें भी रेजिडेंट कहा जाएगा। या तो 182 डेज से ज़्यादा हो उनका टाइम लिमिट, या 365 दिन या उससे ज़्यादा 4 साल में, और रेलिवेंट ईयर में 120 दिन। मतलब आप बेसिक कंडीशन दोनों लगा सकते हो एक की जगह। बस ये ध्यान रखना कि जब आप सेकंड वाली बेसिक कंडीशन यहां पर लगाओगे, तो जहां आप 60 डेज पढ़ रहे थे, 60 डेज, वहां पर आपको 120 डेज पढ़ना पड़ेगा। तो मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि देखो, रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते समय इंडिविजुअल के 2 स्टेटस होते हैं, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। बेसिक कंडीशन पर डिपेंड करता है, आइदर 1 और आइदर 2 पूरा करो। लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शन जहां पर बेसिक कंडीशन नंबर 1 ही देखनी पड़ती है, 2 आपको नहीं देखनी। उसमें पहला एक्सेप्शन था मेंबर ऑफ क्रू, दूसरा था इंडियन सिटीजन जो इंडिया छोड़कर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, और तीसरा था कि इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति, इंडियन सिटीजन का व्यक्ति अगर इंडिया में आता है विजिट करने के लिए, तो आएगा तो रुकेगा, तो उसकी अगर इंडिया से कमाई हुई इनकम, वो जो थर्ड वाला एक्सेप्शन है, अगर उसकी इंडिया से कमाई हुई इनकम 15 लाख से ज़्यादा हो जाती है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो आप वहां पर बेसिक 1 भी लगा सकते हो और बेसिक 2 भी लगा सकते हो। दोनों में से आपका जो मन करे लगाओ। बस इतना सा ध्यान रखना, जब आप बेसिक कंडीशन नंबर 2 लगाओगे
तो जहां पर आप लोग 60 डेज पढ़ रहे थे, वहां आपको 60 की जगह 120 पढ़ना पड़ेगा। बस इतना सा ध्यान रखो। स्टे इन इंडिया फॉर 120 डेज इन द रेलिवेंट ईयर इज नॉट स्टैंड अलोन कंडीशन। स्टैंड अलोन नहीं है, 120 तो रेलिवेंट ईयर में, और रेलिवेंट ईयर से पहले वाले 4 साल का जो टोटल है वो मिनिमम 365 होना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं भाई। तो आज मैं यहीं तक करता हूं। नेक्स्ट क्लास में आपको और आगे की बातें बताऊंगा। हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस को निकालने का। अब ये स्टेटस आखिर में काम क्या आएगा भाई, इसके लिए एक चार्ट बनवाऊंगा। उस चार्ट को समझने के बाद आप बोलोगे अच्छा, ओहो, इसीलिए सर रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा रहे थे। बात समझ में आई। वो सारी बातें दोस्तों अगली क्लास में आपको पता चलेगी। तो चैनल पर बने रहिए दोस्तों, ऐसे ही नए नए वीडियोस आपको नई क्लासेस मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहाँ पर आपको हमारा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर हम अपने नोट्स अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप प्रिंट आउट ले सकते हो, है ना। और इंस्टा और ट्विटर का लिंक भी दे रखा है, उसको आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। ऐप का लिंक दे रखा है, कोर्स का लिंक दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय।